हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे टेस्ट सीरीज 6 यानी कि टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे। टेस्ट नंबर 6 जो होगा ये हमारा होगा जनरल साइंस यानी कि विज्ञान में, और जनरल साइंस में भी जो सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा भौतिक यानी कि फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारा है टेस्ट नंबर 6 है, और इसमें हम देखेंगे जनरल साइंस यानी कि साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। 20 प्रश्न हैं। अपना भी टिक करें कौन सा आपका सही होता है, कितने आपके 20 में से कितने सही करते हैं, ये भी आप देखते रहें। प्लेलिस्ट आपकी तैयार, प्लेलिस्ट हमारी इसमें बनी हुई है, तैयार है। आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं और प्लेलिस्ट से जाकर के अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 सीरीज़ हम इसमें लगातार दे चुके हैं और ये हमारी 6 नंबर की टेस्ट सीरीज़ है जो हमारी जनरल साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्नों में है। और ये विज्ञान में भी हम बात करेंगे आज इसमें फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न आपको कम समय में बहुत 1 से 2 बार वीडियो देखने में ही तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। अपना टेस्ट नंबर 6 है और पहला प्रश्न है हमारा इसमें। चाहे आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा को में अपेयर हो रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? ऑप्शन है आपके सामने ए, बी और सी, डी है। वायु दाब में कमी के कारण, या वायु दाब में वृद्धि के कारण, या फिर स्याही के आयतन में वृद्धि हो जाती है इस कारण, या फिर अत्यधिक भार होने के कारण। तो क्या सही जवाब होगा यहाँ पर? तो देखिए, जब हम कभी हवाई जहाज़ में जब यात्रा करते हैं तो जो फाउंटेन पेन होता है तो उसकी जो स्याही होती है वो निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वायु दाब में कमी हो जाती है, जिस कारण से पेन की स्याही निकलने लगती है। तो यहाँ पर जो सवाल, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है, वायु दाब में कमी के कारण होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं ये? दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है, या फिर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और बाद में फिर बढ़ता है। डी ऑप्शन है, दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो किस कारण, जब हम बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, 2 बर्फ के जो आइसबर्ग, उनको जब हम आपस में दबाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्यों? तो क्योंकि ऐसा जब होता है, क्यों होता है कि जब दाब अधिक होगा, ठीक है, जब दाब अधिक हो जाएगा तो जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उनका जो गलनांक है वो घट जाएगा, यानी कि वो गलना जो होता है उनका वो घट जाता है, और जिस कारण से वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसको देखते हुए तो ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही होगा, एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब दाब अधिक हो जाएगा तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो एकदम घट जाता है, और इस तरह से जो टुकड़े हैं वो आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा अगर बदल दे तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा मतलब किस में चेंजेस नहीं होगा? देखिए, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कभी कोई वस्तु है और उसकी मात्रा बदलते हैं, 1 किलो की वस्तु है और उसके बाद में उसको 2 किलो कर दें, तो क्या होगा? जनरली उसका भार भी चेंज हो जाएगा।
आयतन है वो भी चेंज हो जाएगा और जो द्रव्यमान है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन किस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारा किस पर नहीं पड़ेगा, घनत्व पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट होगा, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घनत्व उसका अपरिवर्तित रहेगा, वह बदलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है। जो सूर्य है उसमें जो ऊर्जा का जो सृजन होता है वो किस कारण से होता है। नाभ के शलन, विखंडन, रेडियो सक्रियता, फिर कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का, जो 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा, क्योंकि उसमें जो सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य में जो निरंतर जो ऊर्जा का जो सृजन होता है ना, वो होता है हमारे नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, करेक्ट है। तो अपने भी सही करते रहें और लाइक और शेयर और साथ ही सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर क्विज चलता है, तो टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड होता है जिसका कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं जाता है, तो वो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें वीडियो अपलोड हो जाती है और वहाँ पर सभी जीएस हो, करंट अफेयर हो या कोई भी सब्जेक्ट है जो भी, तो वहाँ पर क्विज भी रहती है। तो क्विज से भी आप अपना लगा सकते हैं कि हम कितना जानते हैं, कितने हमें उसके बारे में जानकारी है, या फिर हम कितने तैयार हैं। ठीक है, तो एग्जाम स्टडी क्लासेस में को जाकर के टेलीग्राम पर सर्च कीजिए और वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। जब दूध होती है और दूध से क्रीम निकाला जाता है तो वहाँ पर कौन सा बल काम करता है। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या वायु बल। देखिए, दूध से क्रीम निकालना हो या जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन जो काम करते हैं, किस बल पर काम करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये प्रश्न एक ही है और एक से ही इन दोनों प्रश्नों का जवाब भी एक ही होगा, आंसर एक ही होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, कि दूध से जब हम क्रीम निकालते हैं या दूध से जब छाछ बनाते हैं तो अपकेंद्रीय बल उसमें काम करता है। या फिर वॉशिंग मशीन है, जब उसमें वॉशिंग मशीन में जब कपड़े वॉश करते हैं तो वहाँ पर भी अभिकेंद्रीय बल ही काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो बी अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, वर्षा की बूंद गोल होती है, क्यों होती है गोल। सही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, या वर्षा जल की शांतता के कारण। देखिए, वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल होती है, क्यों होती है गोल, बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है, वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वो गोल होती है। जो भी वर्षा की बूंद होती है जो गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और पृष्ठ तनाव के लिए जो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। सतही, हमारा सतही का मतलब भी क्या है, वो पृष्ठ तनाव भी होता है सतही का कारण भी। तो सतही तनाव के कारण या फिर पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 7, तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर उठता है, तो डैश है, बताइए किसके कारण वो ऊपर उठता है। दाबांतर के कारण, केशिका क्रिया के कारण, या तेल की निम्न श्यानता के कारण, या फिर गुरुत्वीय बल के कारण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये होगा केशिका क्रिया, यानी कि केशिकात्व। एक केशिकात्व है तो केशिकात्व क्रिया के द्वारा ही जो तेल जो बत्ती होती है, बत्ती में तेल जो दीप में ऊपर चढ़ता है तो केशिकात्व क्रिया के द्वारा चढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर एकदम राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर होगा केशिका क्रिया या फिर केशिकात्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 8, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसके कारण, किसके लिए प्रयोग किया जाता है डेसिबल का। प्रकाश की गति को मापने के लिए, या प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या फिर रेडियो तरंग की आवृत्ति के
लिए। तो कौन सा सही होगा यहाँ पर? 8 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है डेसिबल। डेसिबल किसकी इकाई होती है? तो डेसिबल जो इकाई होती है वो होती है हमारे किसकी? वो होती है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। ध्वनि की तीव्रता के लिए ही हम डेसिबल जो इकाई होती है उसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है केल्विन मान में कर लेने से में मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो मानव जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो केल्विन पैमाने पर देखा है पर। ठीक है, केल्विन पैमाने पर क्या होगा, सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा और फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा। तो 3 पैमाने होते हैं, तीनों पैमाने पर इन तीनों का जो मान होता है, हमारे शरीर की जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए जो केल्विन होता है, केल्विन पर जो मान होता है वो होता है 310। ठीक है, केल्विन पैमाने पर मनुष्य का जो ताप होता है, शरीर का ताप, वो 310 होता है। और बात करते हैं तो सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है 37। ठीक है, 37 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट में तो 98 डिग्री। ठीक है, तो तीनों पैमाने हैं, तीनों पैमाने पर इसको याद करना है क्योंकि कहीं ना कहीं से भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिए तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा हमारा। डी 310 केल्विन पैमाने पर डिग्री, सेल्सियस पे 37 और फिर जो फ़ारेनहाइट है उस पर 98 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। जो वाष्प बनाने की जो प्रक्रिया, वाष्पीकरण कहते हैं। गलत मत कर देना, वाष्पीकरण को लगाकर ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, हिमीकरण, पिघलना या फिर ऊर्ध्वपातन। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 11 है मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है और इसकी निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी 4 ऑप्शन है। अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, या पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मनुष्य आर्द्रता से परेशान हो जाता है। जब नमी होती है वायुमंडल में, जब नमी होती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसका जो शरीर होता है वो चिपचिपा सा इस तरह से हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? अधिक पसीना आता है उसमें क्या? नहीं। कम पसीना आता, पसीना तो बहुत आता है, कम तो आएगा ही नहीं। ठीक है, और पसीने की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही होगा क्योंकि जब पसीना जो है, जब आर्द्रता है, नमी है, तो नमी में क्या होता है, जो पसीना होता है वो वाष्पित नहीं हो पाता ठीक तरह से, और जिस कारण से मनुष्य जो है आर्द्रता में परेशानी को महसूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? जब हम भाप होती है और जो पानी होता है, उबलता हुआ जल होता है, पानी होता है, तो उनमें से हमें जब हाथ अगर अचानक से लग जाए तो किससे अधिक जलेगा? तो भाप से जलेगा, भाप से अधिक जलेगा या फिर पानी से? ठीक है, तो भाप से जलेगा। लेकिन क्यों जलता है? क्योंकि जो भाप होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, भाप जो होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिस कारण से हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है वो जल, यानी कि उबलते हुए पानी से ज़्यादा भाप से जल जाता है। ठीक है, उस पर जलन ज़्यादा होती है। जब भाप से जलता है तो उस पर जलन ज़्यादा होती है, लेकिन पानी से जलन ज़्यादा नहीं होती। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिस कारण से हमें उबलते जल की अपेक्षा भाप में अधिक जलन पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय से, एवोगाद्रो परिकल्पना से, या संवेग संरक्षण पर। ठीक है, जितने भी जो रॉकेट्स होते हैं, देखिए रॉकेट जो छोड़े जाते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं वो जो काम करते हैं वो किस पर करते हैं? वो करते हैं, देखिए संवेग संरक्षण पर काम करते हैं अपना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा, संवेग संरक्षण।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है। जब वेग और संवेग जो होता है, इनके जो अनुपात है, इनके अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हमें दोनों के अनुपात से क्या प्राप्त होगा, वो होगा हमें मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द्रव्यमान। चलिए, पास्कल इकाई है किसकी है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की। तो ये पास्कल है, पास्कल किसकी इकाई है, किसको मापने की इकाई है पास्कल। तो पास्कल जो होती है वो आर्द्रता की है, आर्द्रता की नहीं है। ठीक है, आर्द्रता की नहीं है, इसको करेक्ट गलत मत कर दें लगा करके। किसकी है, तो ये होगी हमारी दाब की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, दाब की। जो पास्कल जो इकाई है वो किसकी है, प्रेशर यानी कि दाब। ठीक, चलिए, ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा एक सुमेल नहीं है। देखिए, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील जो होती है वो दूरी की इकाई, और जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई। तो यहाँ पर कौन गलत है ये देखना है यहाँ पे। देखिए, अभी डेसिबल के बारे में हम बात कर चुके हैं, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अश्वशक्ति जो होती है, हॉर्स पावर जो होती है वो शक्ति की इकाई होती है। ठीक है, पावर की होती है। और जो समुद्री मील है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, ये भी दूरी की नॉटिकल मील्स होती है। जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई है। सेल्सियस जो होती है ऊष्मा की इकाई नहीं होती, जो सेल्सियस होती है वो ताप की होती है। ठीक है, ताप। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सही नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर जो सही सुमेल नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। जब भी क्वेश्चन को पढ़ें, जब भी एग्जाम हॉल में, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि कहीं पर होता सुमेल नहीं है या कोई कौन गलत नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है, जहाँ पर हम घूम जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं, निम्न में से किस में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए, अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो समय का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ पर समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, ये दूरी की मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लश का, ए बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूमेन है, देखिए, जो ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स जो होती है इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, 18 का होगा हमारा बी ऑप्शन सही। चलिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्रमार, विशार, मनार या फिर सोनार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टेस्ट नंबर 1 में भी इसका पूछा हुआ है ये। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 में पूछा हुआ है। तो कौन सा होता है बताइए, जो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनको देखने के लिए या उनके खोजने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है हमारा सोनार। ठीक है, देखिए, सोनार एक तकनीक है जो नौचालन और जल के अंदर संचार करने एवं जल के अंदर या सतह पर पाए जाने वाली जो वस्तु होती है उनको पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है। और सोनार का जो पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, शरीर का वजन क्या होता है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, नहीं होता। ध्रुवों पर अधिक होता है, पता नहीं। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ये भी मालूम नहीं। लेकिन मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है, नहीं होता। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, नहीं। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं। ध्रुवों पर अधिक होता है, हाँ। तो ये हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन बी, क्योंकि मनुष्य के जो शरीर है, जो शरीर का जो वजन होता है, जो ध्रुव होते हैं, जो पृथ्वी का जो ध्रुव है, ध्रुवों पर ये क्या होगा, वजन जो होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, तो 20 प्रश्न देखे हमने जनरल साइंस के, अच्छे से रिवाइज कर लें एक बार। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
कराएं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। इसी तरह के अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के आगे वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि अगर आगे वीडियो अगर कुछ मोटिवेशन भी होता है ना, अगर आप हमें इस तरह से लाइक शेयर या फिर कमेंट्स करेंगे या फिर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी एक मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम फिर आगे के लिए और भी वीडियो बनाने के लिए भी हम भी तैयार रहेंगे। तो ये हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में तैयार है, वहाँ से जाकर के सभी टेस्ट का रिवाइज कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।